हाय, मैं हूं सौवनिक एंड वेलकम टू लर्नो हब, जहां आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, वो भी बिल्कुल फ्री एट learnohub.com। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के कॉन्सेप्ट एड-ऑन्स। स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कूलम्स लॉ और उसके एप्लीकेशंस। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि चार्जेस आखिर है क्या। चार्जेस आर द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर which gives rise to इलेक्ट्रिक फोर्सेस बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट। तो एलिमेंट्री पार्टिकल जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं यूनिवर्स के, उनका एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है चार्ज, जिसके वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू एलिमेंट्री पार्टिकल्स और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जनरेट होता है। ठीक है, तो चार्जेस का जो एसआई यूनिट है वो है कूलम। ओके, और जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है ए टी, मतलब एम्पियर इनटू टाइम का डायमेंशन। एम्पियर है करंट का डायमेंशन और टाइम तो टाइम का ही है टी। ठीक है, सो ऐसा यूनिट बन गया आपका कूलम और डायमेंशनल फॉर्मूला ए टी। अब कितने तरीके के चार्जेस होते हैं? चार्जेस एक्चुअली दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। जो नेगेटिव चार्ज्ड बॉडी होता है उसको हम बोलते हैं कि इट हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट। ठीक है, अगर किसी बॉडी में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तभी वो नेगेटिवली चार्ज्ड बनता है। अगर किसी बॉडी में लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तभी वो पॉजिटिवली चार्ज बनता है। अब आप सवाल पूछेंगे कि जैसे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड है, सो पॉजिटिवली चार्ज के लिए एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स क्यों नहीं कहते? क्योंकि प्रोटॉन्स तो पॉजिटिवली चार्ज होता है। हाँ, हम कह सकते थे, लेकिन प्रोटॉन्स जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसको बॉडी में फ्रीली मूव करवाना और एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जंप करवाना वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो कन्वेंशन के हिसाब से हम ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा फ्री होता है मूवमेंट में देन प्रोटॉन। तो इसीलिए किसी बॉडी में अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो उसे नेगेटिव चार्ज, और किसी बॉडी में अगर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है क्योंकि वहां से उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स कहीं और चले गए हैं, बिकॉज दे आर फ्रीयर टू मूव, तब हम उसे पॉजिटिवली चार्ज कहते हैं। वरना दोनों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है E, वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दोनों का सेम ही चार्ज है। एक का -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा और प्रोटॉन का +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। और ये जो E है वो है स्मॉलेस्ट चार्ज दैट वी हैव एनकाउंटर्ड इन आवर फिजिकल वर्ल्ड, जो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज है। तो चलिए एक सवाल भी कर लेते हैं। हमारा ये जो सवाल है ये हमसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हमारे पास दो स्फीयर हैं, एक है स्फीयर ए, दूसरा है स्फीयर बी, जिनका जो मास है वो एग्जैक्टली सेम है, बट स्फीयर ए पे पॉजिटिव चार्ज है और स्फीयर बी पे इक्वल अमाउंट का नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। अगर ऐसा सिस्टम हमारे पास दिया हुआ हो तो इन नीचे के कौन से चार ऑप्शंस में से सही ऑप्शन क्या होगा? पहला ऑप्शन क्या है? मास ऑफ ए एंड मास ऑफ बी स्टिल रिमेन सेम, मास ऑफ ए इंक्रीजेस, मास ऑफ बी डिक्रीजेस, मास ऑफ बी इंक्रीजेस। ये काफी इंटरेस्टिंग सा सवाल है क्योंकि इससे हमें एक छोटा सा इंटरेस्टिंग सा बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होते हैं और थोड़ी देर डिस्कस कर लेते हैं चार्जेस इन अ बॉडी के बारे में। अगर समझिए कोई आपके पास बॉडी है जो नेगेटिवली चार्ज्ड हो, इसका मतलब है उस बॉडी में
एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, अगर आपके पास एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी हो, उसका मतलब होता है कि उस पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी में कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग है? देखिए, एक जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, उसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो अगर हमें एक एटम को नेगेटिव बनाना हो तो हम उसमें इलेक्ट्रॉन बाहर से लाके बैठा सकते हैं ताकि ये जो बॉडी है वो नेगेटिव बन जाए। लेकिन जब हमें उसे पॉजिटिव बनाना हो, हम बाहर से प्रोटॉन लाके नहीं बैठा सकते, क्योंकि कहीं से भी प्रोटॉन अगर हमें लाना होगा तो हमें न्यूक्लियस के अंदर से लाना होगा, जहां पे जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उसको ब्रेक करने के लिए एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन को न्यूक्लियस से निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। उतना ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट से निकालने के लिए नहीं चाहिए। तो कॉन्वेंशनली हम ये बोलते हैं कि अगर कोई बॉडी चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, और अगर कोई बॉडी पॉजिटिव है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम है। ठीक है, वहां पे लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब सवाल पे आइए, यहां पे जो बॉडी बी है वो नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स कुछ नॉर्मल से ज्यादा हैं। ठीक है, लेकिन ए में पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जितनी होनी चाहिए उससे कम है। तो ए का जो मास है, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन का कुछ मास भी होता है, तो अगर हम कुछ इलेक्ट्रॉन्स ए से निकाल रहे हैं, इसका मतलब ए का मास घट रहा है। क्या हमारे पास ए का मास घटने वाला ऑप्शन है? नहीं है। तो नेक्स्ट वाले पे चले आइए, बी का मास क्या हो रहा है? अगर हम कुछ इलेक्ट्रॉन बी में डाल रहे हैं तो बी का मास थोड़ा सा बढ़ेगा। हमारे पास क्या ये ऑप्शन है कि बी का मास इंक्रीज हो रहा है? हाँ, हमारे पास है। वो ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मास ऑफ बी इंक्रीजेस। आइए चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग चार्जेस। जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब इसका मतलब क्या है, आइए चलिए देखते हैं। अगर आपके पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो उनके बीच जो फोर्स जनरेट होगा वो अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। और अगर आपके पास दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव चार्जेस का सिस्टम है, इसका मतलब दोनों एक ही तरह के चार्जेस हैं, तो उनके बीच जो फोर्स जनरेट होगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा। ठीक है, वो दोनों चार्जेस को एक दूसरे से दूर ढकेलेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। याद रखिएगा, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट, it can be transferred to one body to another. So charges can be transferred from body A to body B. समझिए, अगर आपके पास एक बॉडी है जिस पे चार्ज Q है, दूसरे पे चार्ज 0 है, तो ये जो पहले वाले बॉडी से हम दूसरे वाले बॉडी में कुछ चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं। सो इट इज पॉसिबल टू ट्रांसफर चार्जेस फ्रॉम बॉडी A टू बॉडी B. तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चार्ज ऑफ अ पार्टिकल इज इनवेरिएंट। इसका मतलब समझिए, हम कौन से चार्ज पार्टिकल को जानते हैं? एक है हमारा इलेक्ट्रॉन, दूसरा है हमारा प्रोटॉन। नो मैटर आप उस इलेक्ट्रॉन को यहां पे उसका चार्ज मेजर कीजिए, या यूएस में कीजिए, या चांद पे कीजिए, या फिर दुनिया या यूनिवर्स के किसी भी कोने में कीजिए, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ही होगा, और प्रोटॉन का प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। दोनों का चार्ज कभी वैरी नहीं करेगा। अगर आपके पास कोई और चार्ज पार्टिकल है, उसका भी वैरी नहीं करेगा। हमेशा चार्ज ऑफ अ पार्टिकल इनवेरिएंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, बिहेवियर विथ रेस्पेक्ट टू पार्टिकल वेलोसिटी। अभी देखिए, हमने बोला कि चार्ज वैरी नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन अगर वो पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस मूवमेंट की वजह से उसका क्या बिहेवियर होगा, ये समझते हैं। पहला, अगर बॉडी मूव नहीं कर रहा है, अगर पार्टिकल का वेलोसिटी 0 है, तो ड्यू टू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा।
लेकिन मैग्नेटिक फील्ड या रेडिएशन जनरेट नहीं होगा। तो ये तो सिंपल वाला केस है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही जनरेट हो रहा है। अब देखिए, अगर बॉडी मूव कर रहा है लेकिन जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब ए हमारा जो एक्सीलरेशन है वो 0 है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, बट रेडिएशन नहीं होगा। ठीक है। अब तीसरा केस, जब वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब एक्सीलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स द मोशन इज एक्सीलरेटेड मोशन, जो बॉडी है उसका एक्सीलरेशन सम अमाउंट है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा और रेडिएशन भी जनरेट होगा। तो इसको समझ लीजिए अच्छे से कि वेलोसिटी 0 तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी कांस्टेंट तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, और अगर वेलोसिटी एक्सीलरेटेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशन तीनों होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। जो पहला बेसिक प्रॉपर्टी है वो है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो समझिए कि अगर आपके पास एक सिस्टम है जिसमें 3 चार्जेस हैं, एक है Q1, दूसरा है Q2, तीसरा है Q3, तो इन तीनों चार्जेस की वजह से जो नेट चार्ज होगा, लेट्स अज्यूम वो Q नेट है, वो बन जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। और ये जो है ये अरिथमेटिक एडिशन है, ना कि वेक्टर एडिशन, क्योंकि हमारा जो चार्ज Q है वो वेक्टर है नहीं। नाउ लेट्स अज्यूम कि ये जो Q1 इज इक्वल टू, उसका जो वैल्यू है वो है 2Q, Q2 का जो वैल्यू है वो है Q, और Q3 का जो वैल्यू है उसका है -4Q। तो अभी इन सारे चार्जेस के लिए अगर मुझे Q नेट निकालना हो तो मुझे सिर्फ ऐड करना होगा। सो Q नेट विल बिकम 2Q प्लस Q प्लस -4Q। अब देखिए 2Q प्लस Q बन गया मेरा 3Q प्लस ऑफ -4Q बन गया मेरा -4Q। दिस इज -Q नेट। देखा, हमने सिर्फ अरिथमेटिक एडिशन ही किया है, कोई वेक्टर एडिशन, वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ या फिर ट्रायंगल लॉ यूज नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं। चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक आइसोलेटेड बॉक्स है जिसके अंदर आपने 3Q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, फिर इस बॉक्स को आप दुनिया के चारों तरफ घुमा के लेके आ गए और ये आप करते रहे 100 साल तक, फिर भी जब आप मेजर करेंगे इस बॉक्स में चार्ज को, वो 3Q ही रहेगा, क्योंकि ये जो बॉक्स है ये क्लोज्ड है, ये आइसोलेटेड है, ये इंसुलेटेड है। ये जो चार्ज है ये ना बाहर जा सकता है, ना दूसरे बाहर के चार्जेस अंदर आ सकते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा आइसोलेटेड बॉक्स है, नो मैटर आप इस बॉक्स को कहीं पे भी लेके जाइए, उसके अंदर का चार्ज कभी ना बढ़ेगा ना घटेगा, क्योंकि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। हाँ, अगर ये आइसोलेटेड नहीं होता और यहां पे थोड़ा सा पैसेज होता जहां से कुछ चार्ज अंदर आ सकते हैं और कुछ चार्ज बाहर जा सकते हैं, तब ये वैरी कर सकता था। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? वो कहता है कि चार्ज ऑफ एनी बॉडी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या है हमारे पास? वो है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये जो स्टेटमेंट है ये बताना चाहता है कि अगर आपके पास कोई बॉडी है जिसपे कोई चार्ज Q दिया हुआ है, ठीक है, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ताकि वो बने इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E। देखिए n हो गया इंटीजर, E बन जाता है आपका चार्ज ऑफ
इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो Q चार्ज ऑफ अ बॉडी और चार्ज ऑन अ बॉडी, इसको हम बोल देते हैं टोटल चार्ज। ये जो टोटल चार्ज है इसको हम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E के हिसाब से लिख सकते हैं। आप सोचिए, अगर जब आप घर बनाते हैं तो एक एक ईंट जोड़ के बनाते हैं, उसी तरह जब आप टोटल चार्ज या फिर कोई बड़ा चार्ज बना रहे हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ के बना रहे हैं। तो अगर आपके पास टोटल चार्ज दिया है तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कांस्टेंट है। सो टोटल नंबर ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन विल गिव यू total number of electrons present in that body or excess electrons present in that body। ठीक है, so let's say यहां पे आपके पास टोटल चार्ज है 3q। ठीक है, so नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n आपका बन जाएगा 3q बाई e। ठीक है, और ये जो q है 1q को हम कैसे लिखते हैं? 1q is nothing but just the charge of electron 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ठीक है, तो ये जो बन गया यहां पे n बन जाएगा 3 इंटीजर। ठीक है, n हमेशा इंटीजर होगा, वो फ्रैक्शन, रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर ही होंगे। तो चलिए एक सवाल भी कर लेते हैं। सवाल क्या कहता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 2 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो सोचिए टोटल नंबर ऑफ चार्ज हमारे पास कितना है? 2 कूलम। सो Q बन गया 2 कूलम। नेगेटिव चार्ज है सो ये -2 कूलम होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें कितना पता है? 1.6, वो भी माइनस इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो अगर हमें n चाहिए, हमारे पास ये फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू NE, तो n बन जाता है Q बाई E, विच इज Q इज 2 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। और n यहां पे भी कूलम था, यहां पे भी कूलम था, तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो n डायमेंशनलेस है, जो कि होना भी चाहिए क्योंकि n एक नंबर है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 10 टू द पावर 19 को ऊपर ले आते हैं, सो 2/16 और 2/1.6 इंटू 10 टू द पावर +19। ठीक है, सो हमारा n बन जाता है, अब 2/1.6 को हम लिख सकते हैं 1/0.8 10 टू द पावर 19। एक यहां से अगर मैं पॉइंट हटा देता हूं तो वो ऊपर चला जाएगा, सो ये बन जाएगा 1/8 इंटू 10 टू द पावर 20, जिसको मैं लिख सकता हूं 100/8 इंटू 10 टू द पावर 18, which gives me the value of 12.5 into 10 to the power 18। सो हमारा जो n है वो है 12.5 into 10 to the power 18। तो चलिए एक और सवाल कर लेते हैं इसी टॉपिक से। तो हमारा सवाल क्या कहता है कि a sphere of lead of mass 10 ग्राम has a net charge। तो नेट चार्ज कितना है? -3.2 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। तो हमें निकालना क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स ऑन द स्फीयर। अब ये जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है उन्हीं की वजह से ये नेट चार्ज स्फीयर पे है। तो इसका मतलब जो टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी बन गया वो हमारा ये बन गया Q 3.2 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। सो Q बिकम्स -3.2 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। सो एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालना है तो सिंपली हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं फिर से Ne। अब तो हमारा n बन गया
Q by E, which is equal to Q is minus 3.2 into 10 to the power minus 9 coulomb divided by 1.6 minus into 10 to the power minus 19 कूलम 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 कैंसिल। ठीक है, अब देखिए मैं 10 टू द पावर माइनस 19 को ऊपर ले जाता हूं, सो माइनस 3.2 डिवाइडेड बाई माइनस 1.6, ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो गए। 3.2 और 1.6 को अगर मैं कैंसिल करता हूं, ये बन जाता है मेरा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 इंटू 10 टू द पावर 19, ये बन गया मेरा नंबर ऑफ चार्जेस। सो n फाइनली बिकम्स 2 इंटू ये माइनस 9, ये प्लस 19, सो 10 टू द पावर 10। दिस इज टोटल नंबर ऑफ एक्सेस चार्जेस प्रेजेंट इन द स्फीयर, जिसकी वजह से उस स्फीयर में जो नेट चार्ज है वो माइनस 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम बनता है। चलिए अब डिस्कस करते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन को। लेट्स अज्यूम हमारे पास एक स्फीयर है जो कि पहले अनचार्ज था, फिर हमने एक रॉड, मेटेलिक रॉड को उस स्फीयर के पास रखा और मेटेलिक रॉड पे पॉजिटिव चार्ज दिया। ठीक है, तो अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस स्फीयर में जो नेगेटिव चार्जेस होंगी वो थोड़ी इस तरफ शिफ्ट होने लगेंगे रॉड की तरफ। तो ये जो रॉड की तरफ वाला साइड होगा वो थोड़ा नेगेटिवली चार्ज्ड बन जाएगा, मतलब डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्जेस वहां पे थोड़ा ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, पर ये चार्जेस कहीं बाहर से नहीं आ रहे हैं, ये चार्जेस आपके अदर साइड से उस तरफ खींचे चले गए हैं। तो जो अदर साइड है वहां पे लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड फिगर पे देखिए, ये रॉड तो आपका पॉजिटिव रहा, यहां पे आपके नेगेटिव चार्जेस, यहां पे आपके पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, अब उसको हमने ग्राउंड या फिर अर्थ से जोड़ दिया। अर्थ जो है वो है एक मैसिव रिपोजिटरी ऑफ चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस। अर्थ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस पॉजिटिव चार्ज जो कॉन्सेंट्रेटेड हो गया है इस साइड में, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अर्थ यहां से इलेक्ट्रॉन्स भेजेगा स्फीयर में। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो स्फीयर है ये आपका रह गया पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव। ये साइड में जो पॉजिटिव चार्जेस थे सिर्फ वो अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बन जाएंगे। ठीक है, फिर हम अर्थिंग, जो हमने अर्थ के साथ स्फीयर को कनेक्ट किया है उसको हम अर्थिंग कहते हैं, वो जब हम हटा देते हैं और फिर इस रॉड को भी हटा देते हैं तो हमारा जो स्फीयर होगा वो प्रीडोमिनेंटली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्यों? देखिए, जब हमने अर्थिंग हटा दिया तो यहां पे जो पॉजिटिव चार्जेस थे उनके साथ साथ थोड़े इलेक्ट्रॉन्स भी थोड़े ज्यादा हो गए। ठीक है, लेकिन जब हमने रॉड को हटा दिया तो इस साइड के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो फिर से अपने पोजीशंस पे जाने लगे। जब वो जाते हैं तब देखते हैं उनके पोजीशन में पहले से ही इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बॉडी है ये ओवरऑल थोड़ा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर कर लेता है फ्रॉम अर्थ। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो टोटल स्फीयर है इसका जो पहले न्यूट्रल था, अब आफ्टर दिस प्रोसेस इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, दिस स्फीयर बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। तो आपने अभी देखा कि हाउ बाय इंडक्शन यू कैन चार्ज अ न्यूट्रल स्फीयर। तो चलिए एक सवाल भी कर लेते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन के ऊपर। ठीक है, तो सवाल क्या कहता है, व्हेन अ बॉडी इज अर्थ कनेक्टेड मतलब विथ अ बॉडी इज कनेक्टेड विथ अर्थ, electrons from earth flow into the body. This means the body is, so we have to choose a correct option from the following four.
अनचार्ज, चार्ज पॉजिटिवली, चार्ज नेगेटिवली एंड एन इंसुलेटर। तो समझिए एक बॉडी है जो अर्थ के साथ कनेक्टेड है और अर्थ के साथ कनेक्टेड होने की वजह से अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स बॉडी में आ रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो वो जो बॉडी है वो पहले क्या था, अनचार्ज था, पॉजिटिवली चार्ज था, नेगेटिवली चार्ज था या फिर इंसुलेटर था। तो वन बाय वन देखते हैं। अगर अनचार्ज था तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स को आने की जरूरत थी नहीं, तो अनचार्ज तो होगा नहीं। अगर नेगेटिवली चार्ज होता तो पहले से ही बॉडी में इलेक्ट्रॉन है तो अर्थ इलेक्ट्रॉन देके क्या करेगा, तो नेगेटिवली चार्ज भी नहीं होगा। और अगर इंसुलेटर होगा तो उसका तो फायदा ही नहीं है, क्योंकि इंसुलेटर में तो इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि वो इंसुलेटर है, वो कंडक्ट ही नहीं करेगा। तो जो आखिरी बच जाता है वो है पॉजिटिवली चार्ज। और ये हमें कॉमन सेंस भी है कि अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है इसका मतलब वहां पे लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो अर्थ वो उस केस में उस बॉडी में बाहर से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट करेगा ताकि वो बॉडी फिर से न्यूट्रल बन सके। अब तक हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं उस फोर्स के बारे में जो कि उस चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से जनरेट होता है। ठीक है, उसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कूलम्स लॉ। सो कूलम्स लॉ क्या कहता है? पहला, कूलम्स लॉ डील्स विद द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, इसका मतलब द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस। अगर आपके पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, कूलम्स लॉ डिक्टेट्स द बिहेवियर ऑफ द फोर्स बिटवीन दीज टू पॉइंट चार्जेस। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। अगर आपके पास दो चार्जेस हैं तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो उनके प्रोडक्ट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सेकेंड, एंड ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। जो दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स उस डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ। आप देख सकते हैं इसको हमने मैथमेटिकली यहां पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। F directly proportional to Q1 and Q2, where Q1 and Q2 are the two charges, and F is inversely proportional to 1 by R square, where R is the distance between the charges. इसको आप इस पिक्चर में अच्छे से देख सकते हैं। ये बन गया आपका Q1, ये Q2 और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए ये तो बन गया प्रोपोर्शनलिटी। अब हमें इसको मिला के एक मैथमेटिकल फॉर्मूला निकालना है ताकि हम फोर्स निकाल सकें। तो जब हम दो प्रोपोर्शनल इक्वेशन को या फिर प्रोपोर्शनैलिटीज को कंबाइन करेंगे तो हमें एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए ये इस केस में F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और ये जो K है ये है आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। उसका वैल्यू कितना है? K का वैल्यू है 1 बाई 4 पाई इप्सिलॉन 0, और ये जो इप्सिलॉन 0 है वो फ्री स्पेस में है या फिर वैक्यूम में है, फ्री स्पेस। ठीक है, और ये जो 1 बाई 4 पाई इप्सिलॉन 0 है जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वो बार बार आता है, तो इसलिए इसके वैल्यू को आप याद रख लीजिए। ये निकाला हुआ है वो है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। ये है K का वैल्यू, यानी कि 1 बाई 4 पाई इप्सिलॉन 0 का वैल्यू। ये जो वैल्यू है ये सिर्फ फ्री स्पेस में ही वैलिड है। सो इप्सिलॉन 0 विच इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस वो है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये बन गया आपके इप्सिलॉन 0 का वैल्यू। तो चलिए एक सवाल भी कर लेते हैं। सवाल क्या कहता है? अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन। तो एक आपके पास प्रोटॉन है, एक आपके पास इलेक्ट्रॉन है, और प्लेस्ड 1.6 सेंटीमीटर अपार्ट इन फ्री स्पेस। देखिए फ्री स्पेस में लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1.6 सेंटीमीटर उनके दोनों के बीच का डिस्टेंस है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। तो पहले चलिए नेचर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमने
इससे पहले डिस्कस किया है कि अगर आपके पास अनलाइक चार्जेस हैं, यानी कि एक प्लस और एक माइनस है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका मतलब अगर आपके पास एक प्लस और एक माइनस है तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एक दूसरे की तरफ होगा, वो बन जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये आपका नेचर हो गया फोर्स का। अब चलिए मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और के का वैल्यू कितना है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। Q1 और Q2 दोनों सेम होते हैं, लेकिन उसमें एक छोटा सा डिफरेंस है, वो ये है कि इलेक्ट्रॉन के केस में एक माइनस साइन आएगा और प्रोटॉन के केस में प्लस साइन आएगा। सो Q1 बन गया -1.6 फॉर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के लिए है। प्रोटॉन सिमिलरली बन गया 1.6 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर। सो 10⁻19 इंटू 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर कितना है 1.6 सेंटीमीटर। अब देखिए 1.6 सेंटीमीटर कैन बी रिटन एज 1.6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। एसआई यूनिट में मैंने कन्वर्ट कर लिया, तो यहां पे लिख दीजिए 1.6 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो 9, यहां पे देखिए 1.6 और डिनोमिनेटर 1.6 का स्क्वायर, तो ये सारे कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारे पास सिर्फ क्या बच जाता है 9 इंटू 10⁹9 इंटू 19 इंटू 2 विच इज 38। सो 10⁻⁻38, यहां पे 10⁻⁻4 डिनोमिनेटर में है, उसको अगर हम ऊपर न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो -4 बन जाएगा +4। सो इंटू 10⁻4। और डायमेंशंस यहां पे देखिए, यहां पे दो चार्जेस थे तो यहां पे भी कूलम स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे मीटर का स्क्वायर, सो मीटर स्क्वायर। सो हमारा जो डायमेंशन है वो भी कैंसिल आउट एक दूसरे को कर देते हैं, सिर्फ न्यूटन रह जाता है। तो ये बन गया न्यूटन, और न्यूटन ही रहना चाहिए क्योंकि ये हम फोर्स निकाल रहे हैं मैग्नीट्यूड। सो रह जाता है मेरे पास 9 इंटू, अब देखिए 10⁻9, 10⁻38, 10⁻4 ऐड करते हैं एक्सपोनेंट्स को। 10⁻38 प्लस 4 बन जाता है 10⁻34। फिर यहां पे +9 है, +9 -34 बन जाएगा आपका -25। सो 10⁻25 न्यूटन, ये बन गया आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड। और नेचर तो हमने पहले ही कर दिया है, वो है अट्रैक्टिव। So the force is attractive in nature and the magnitude is 9 into 10⁻⁻25 न्यूटन। हम जानते हैं कि फोर्स जो है वो एक वेक्टर है, तो वेक्टर होने के कारण उसका एक डायरेक्शनल कंपोनेंट भी है। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अज्यूम कि आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, आप यहां पे डायग्राम में देख सकते हैं। अब सोचिए इन फर्स्ट केस Q1 इज प्लस, Q2 इज नेगेटिव, और वाइस वर्सा, मतलब एक आपका पॉजिटिव चार्ज है, एक आपका नेगेटिव चार्ज है, और हम जानते हैं कि इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, सो लेट्स अज्यूम F12 टू बी फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो F12 क्या है, Q1 पे जो फोर्स Q2 की वजह से एक्ट कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली F21 is the force acting on Q2 due to Q1।
1। अब देखिए दोनों जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे की तरफ हैं क्योंकि ये अट्रैक्टिव फोर्स है और हम यहां पे वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं तो हमें वेक्टर नोटेशन नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट केस में सोचिए कि Q1 माइनस Q2 भी माइनस है या फिर Q1 प्लस है तो Q2 भी प्लस है, मतलब दोनों सिमिलर चार्जेस हैं। इस केस में जो F12 है वो इस तरफ है दूर जाता हुआ, मतलब Q2 से दूर जाता हुआ, और F21 जो है वो Q1 से दूर जाता हुआ। ठीक है, ये रिपल्सिव फोर्सेस हैं। तो अब वेक्टर फॉर्म में हम F12 और F21 को कैसे लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विथ वेक्टर F12। हम जानते हैं कि जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट 4 पाई इप्सिलॉन 0 पहले लिख दिया, ये तो सिर्फ नंबर है तो इसमें कोई वेक्टर तो है ही नहीं। Q1 तो स्केलर है, Q2 भी स्केलर है। अब आते हैं डिस्टेंस पे। डिस्टेंस कितना था इन दोनों के बीच, r। ठीक है, लेकिन ये जो डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन, ये वेक्टर हो सकते हैं। सो जो ये पोजीशन है ऑफ Q2 विथ रेस्पेक्ट टू Q1 वो वेक्टर होता है। सो यहां पे उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो लिखता होता है डिस्टेंस। सो हमने लिख दिया r², लेकिन हमें डायरेक्शन चाहिए क्योंकि ये वेक्टर है, वो बन जाता है r²। ठीक है, r², लेकिन कौन से किस डायरेक्शन में, यहां पे हमने F12 लिखा है तो ये बन जाएगा r12। इसका मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ 1 2 2। तो जो फोर्स है वो एक्ट कर रहा है Q1 पे टुवर्ड्स Q2। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। अब देखिए ये जो r12 है ये है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ Q1 टू Q2। अब यूनिट वेक्टर का खासियत क्या होता है, वो होता है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, सिर्फ डायरेक्शन है। तो किसी भी वेक्टर को अगर हमें सिर्फ डायरेक्शन चाहिए तो हम उस वेक्टर को डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो यूनिट वेक्टर है इसका जो वैल्यू है ये है r वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r। ठीक है, तो यहां पे ये 1 2 था तो हम इसको भी 1 2 लिख सकते हैं। तो हमारा F12 जो बन गया ये होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई r क्यूब, क्योंकि ये जो r है ये यहां आ जाता है और ऊपर वाला r12 वेक्टर बन जाता है। ठीक है, अब देखिए ये 1 2 डायरेक्शन में है। सिमिलरली F21 वेक्टर बिकम्स 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q1 Q2 r³ 2 to 1। सो इन द डायरेक्शन ऑफ 2 to 1। ठीक है, अब ये जो F12 और F21 है इन दोनों के बीच एक रिलेशनशिप भी है। देखिए F12 और F21 दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में हैं और दोनों ही केस में ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। आइए चलिए अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। इसका मतलब क्या है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। आइए समझते हैं इस स्टेटमेंट में क्या ऐसा मतलब छुपा हुआ है। अगर आपके पास समझिए पॉइंट A और पॉइंट B है, ठीक है, पॉइंट A में चार्ज Q1 है, उस चार्ज को जाना है पॉइंट B पे। कैसे जाएगा? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो उस पॉइंट को स्ट्रेट ऐसे लेके जा सकता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में, उसकी मर्जी, या फिर उसको पॉइंट Q1 जो है, जो चार्ज Q1 है उससे कुछ ज्यादा ही अलग लगाव है तो वो उसके साथ थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता है और इसलिए घुमा घुमा के लेके जाता है पॉइंट B को। ठीक है, ऐसे घुमावदार काफी और सड़क के भी हो सकती हैं, कुछ और रास्ते भी हो सकते हैं। अब
ये जो कंजर्वेटिव नेचर ये क्या कहता है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए चार्ज क्यू कोई भी रास्ता ले, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो इक्वल ही रहेगा। इसका मतलब द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू मूव चार्ज Q1 from point A to point B, okay, via any different path is equal। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? इप्साइलम इज इक्वल टू के इप्साइलम जीरो। ये जो इप्साइलम जीरो है ये हमारा सिर्फ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम था, हमने पहले ही डिस्कस किया था। ये जो इप्साइलम है ये है परमिटिविटी फॉर एनी मीडियम। देखिए, फॉर अ मीडियम अदर देन वैक्यूम। ये जो के है ये है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, तो आप किसी भी मीडियम का परमिटिविटी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ permittivity of vacuum and multiplying it with the dielectric constant of that particular medium. Next, electric force is much stronger than gravitational force। इसका मतलब स्टेटमेंट काफी क्लियर है, जो दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब दोनों मास के बीच में जो फोर्स होता है उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो एफ ई इज वे लार्जर देन एफ जी। ठीक है, अभी तक हमने डिस्कस किया दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। अब समझिए कि आपके पास सिर्फ दो नहीं काफी सारे चार्जेस हैं, तो उनमें से एक चार्ज के ऊपर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू ऑल द चार्जेस एक्ट कर रहा है वो निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को। आप इस फिगर में देख सकते हैं आपके पास Q1, Q2, Q3 अप टू Qn तक के चार्जेस हैं और सारे यहां पे पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो जो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो रिपल्सिव होगा, एक दूसरे से दूर जाता होगा। ठीक है, तो अब चलिए 1 to 1 देख लेते हैं। सो Q2 की वजह से जो फोर्स Q1 पे एक्ट कर रहा है वो है F12। सिमिलरली Q3 की वजह से जो एक्ट कर रहा है वो है F13 और Qn की वजह से जो एक्ट कर रहा है वो है F1n। ठीक है, according to superposition principle we can say the total force or the net force acting on Q1 is equal to vector sum of individual forces। individual forces यहां पे कौन कौन से हो गए? F13, F12 और F1n। 1n का मतलब इसके बीच में 14, 15, 16 हैं, जितने चार्जेस हैं उतने फोर्सेस हैं। तो उसको मैथमेटिकली आप कैसे लिखते हैं? F1 which is the force acting on charge Q1 is equal to F12 plus F13 plus F1n। अब इसको अगर मैं कंबाइन कर लेता हूं तो मेरे पास बन जाएगा समेशन ऑफ F1 I varying from 2 to n। ओके, अब देखिए i का वैल्यू जब 2 होगा ये बन जाएगा F12 समेशन है, सो प्लस फिर i का वैल्यू 3 होगा तो ये बन जाएगा F13 ये टर्म सिमिलरली गोज ऑन, और i का वैल्यू जब n बन जाएगा वो बन जाएगा Fin। सो दिस इज अ शॉर्टर वर्जन ऑफ this one। So the above equation can be written like below। आइए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को बेस करके एक छोटा सा और आसान सा सवाल भी कर लेते हैं। तो सवाल क्या कहता है कि 6 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ वैल्यू माइनस क्यू, मतलब हमारे पास 6 चार्जेस हैं और सबका जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, वो है माइनस क्यू, आर प्लेस्ड ऑन 6 वर्टिसेस ऑफ रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, जो रेगुलर हेक्सागन है उसके वर्टिसेस पे 6 चार्जेस रखे हुए हैं। हेक्सागन में कितने साइड्स होते हैं? 6 होते हैं। वर्टिसेस कितने होते हैं? वो भी 6 ही होते हैं। ऑफ साइड 1 मीटर,
तो हेक्सागन का जो साइड है वो 1 मीटर का है। सो हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज ऑफ वैल्यू प्लस क्यू कूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। तो सेंटर में एक प्लस क्यू रखा हुआ है, उसके ऊपर ये जो 6 माइनस क्यूज हैं उनकी वजह से कितना फोर्स एक्ट कर रहा है वो हमें निकालना है। तो आप देखिए फिगर में, ये आपका एक हेक्सागन हो गया और सारे कॉर्नर में आपके माइनस 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 और बीच में एक प्लस। ठीक है, ये तो बन गया पूरे अलग दुश्मनों से घिरा हुआ ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखिए दोनों हर पेयर अलग हैं, अनलाइक चार्जेस हैं, तो हर जो फोर्स होगा इंडिविजुअल फोर्स माइनस की वजह से वो अट्रैक्टिव होगा। इसका मतलब आप इसको नेमिंग भी कर लेते हैं पहले। ये हमारा बन गया 1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6। ठीक है, सो जो F1 होगा मतलब फोर्स ऑन दिस पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू Q1 विल बी इन दिस डायरेक्शन towards Q1। ठीक है, similarly F2 will be in this direction, similarly F3 will be in this direction and F4 will be towards F4, F5 will be towards F5, F6 will be towards F6। अब एक चीज नोटिस कीजिए, ये सारे जो चार्जेस हैं उन सबका जो चार्ज है वो सेम है, तो वो जो फोर्स जो जनरेट करेगा उसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा क्योंकि यहां पे सारे चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सबका सेम है और सारे डिस्टेंस 1 मीटर यहां पे साइड्स हैं, तो ऑब्वियसली ये डायगोनल्स के डिस्टेंस भी सेम ही होंगे। तो ये जो फोर्सेस हैं F1 और F4, F2 और F5, F6 और F3, ये सारे ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं लेकिन इक्वल हैं। तो इसका मतलब F1 इज इक्वल टू माइनस F4, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ डायरेक्शन अलग है। सिमिलरली F2 इज इक्वल टू माइनस F5, F3 इज इक्वल टू माइनस F6। अब हमने क्या बोला था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में, जो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q वो इन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। वेक्टर सम में हमें यहां पे रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे कोएक्सिस में ही है, मतलब सारे एक ही लाइन में हैं। तो अब देखिए जो फोर्स बन जाता है वो है F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 प्लस F6। पर ये जो कंडीशन हमने निकाला है इससे हम कुछ और भी जान सकते हैं, जैसे कि अगर मैं F4 को माइनस F4 को इस तरफ ले आता हूं तो ये मेरा बन जाता है F1 प्लस F4 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली सारे केसेस में F2 प्लस F5 इज इक्वल टू 0 एंड F3 प्लस F6 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए ये रहा आपका F1 F4, इन दोनों का सम 0, F2 F5 इन दोनों का सम 0, F3 F6 इन दोनों का सम 0। सो जो टोटल F वो भी बन गया बड़ा सा 0। सो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर इज 0। आइए अब थोड़ी देर डिस्कस कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। जो पहला एप्लीकेशन है वो है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्ट्रिंग्स। ठीक है, सो ये आप डायग्राम देखिए, यहां पे आपके पास दो बॉल हैं जो जुड़े हुए हैं स्ट्रिंग से रूफ पे। ठीक है, एंड दे मेक एंगल थीटा विद द परपेंडिकुलर। ठीक है,
ये जो दोनों बॉल है, दोनों बॉल्स पे जो मास है वो m है और चार्ज जो है वो q है, और ये दोनों बॉल सस्पेंडेड हैं एक दूसरे से एट अ डिस्टेंस ऑफ r/2 प्लस r/2, सो r। ठीक है, अब देखिए इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जब ये कुछ भी नहीं हिल रहा है, सो इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है, जब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन each ball and everything is zero, that means the entirety of the body has zero net force। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं इन बॉल्स पे या फिर इस सिस्टम पे भी आप देख सकते हैं। पहले तो ड्यू टू द मास इट इज mg which is the weight, so first is force of gravity, weight W इज इक्वल टू mg। ठीक है, ये दोनों पे ही कर रहा है, हो गया। अब इन दोनों में चार्ज q है जो कि लाइक चार्जेस हैं, तो इसलिए इन दोनों पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट कर रहा है। सो सेकेंड Fe which is 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2, बट यहां पे Q1 और Q2 दोनों सेम है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। ठीक है, थर्ड फोर्स क्या काम कर रहा है, द टेंशन ऑन द स्ट्रिंग्स। सो द थर्ड फोर्स इज tension on the strings. So these are the three forces that are acting on this system at equilibrium when the net force is zero। तो चलिए फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं उस सिस्टम का। तो हमारे पास ये बन गया हमारा बॉब, और ये जो स्ट्रिंग है दैट वाज कनेक्टिंग अस और द कनेक्टिंग द बॉब विद द रूफ। उस स्ट्रिंग पे टेंशन थी T, mg एक्टिंग डाउनवर्ड, Fe एक्टिंग दिस डायरेक्शन। अब जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस हैं, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस विल बिकम T sin theta because this angle is theta, similarly vertical becomes T cos theta। अब आप पूछेंगे ये एंगल थीटा कैसे बन गया, आप देखिए पिछले वाले डायग्राम में अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा ही होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं और ये जो लाइन है जो स्ट्रिंग है वो उनको इंटरसेक्ट कर रहा है। नाउ अब इस फिगर को देख के हम लिख सकते हैं कि Fe इज इक्वल टू T साइन थीटा और mg इज इक्वल टू T कॉस थीटा। अब इन दोनों को अगर हम एक दूसरे से डिवाइड कर दें तो हमारे पास बनता है tan थीटा इज इक्वल टू Fe बाई mg। सो थीटा हमारा बन गया tan इनवर्स Fe बाई mg। अब देखिए ये जो t का वैल्यू अगर हमें निकालना हो फ्रॉम t साइन थीटा और t कॉस थीटा फ्रॉम वेक्टर्स हम जानते हैं, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं t साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस t कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब t साइन थीटा और t कॉस थीटा के वैल्यूज हम जानते हैं, हम सिर्फ उसको पुट कर देते हैं, तो ये बन जाता है रूट ओवर Fe स्क्वायर प्लस mg होल स्क्वायर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए थोड़ा एक स्टेप पीछे लेते हैं, हम इस फिगर में फिर से जाते हैं। अब देखिए इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के लिए अगर हम tan थीटा लिखें तो उसका वैल्यू कितना होगा, उसका वैल्यू होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। अब ये जो बेस है इसको निकालने के लिए हमें हाइपोटेन्यूज जो कि हमारे पास है L
और बेस जिसका वैल्यू है r/2 हमारे पास दिया हुआ है, तो जो ये जो लाइन है इसका वैल्यू होगा, लेट्स से बेस इज इक्वल टू रूट ओवर हाइपोटेन्यूज L स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर विच इज r स्क्वायर बाई 4। ये आपका बेस निकल गया, ठीक है। तो फिर से अगर हमें सिर्फ tan थीटा लिखें उस डायग्राम से, उस ट्रायंगल से, सो tan थीटा बिकम्स परपेंडिकुलर बाई बेस। इस केस में परपेंडिकुलर इज r/2, बेस इज रूट ओवर L स्क्वायर माइनस r/2 होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा tan थीटा निकल गया। अब समझिए, अगर आपका ये जो L है इट इज वे बिगर देन दिस R और r/2, देन दिस टर्म बिकम्स ओनली L स्क्वायर, क्योंकि अगर R L से काफी छोटा है तो R स्क्वायर वाला जो टर्म होगा वो L से या फिर L स्क्वायर से और भी छोटा होगा। सो दिस कैन बी रिटन एज r/2L फॉर थीटा स्मॉल। अब थीटा स्मॉल कब होगा? जब r बहुत छोटा हो, जब r बहुत छोटा होगा या फिर r इज स्मॉल, ठीक है। नाउ फॉर स्मॉल थीटा tan theta becomes sin theta. This is a trigonometric identity, so I can write sin theta is equal to r/2L. That means theta is equal to sin inverse r/2L. तो चलिए अब जान लेते हैं लामिस थ्योरम के बारे में। तो लामिस थ्योरम क्या कहता है कि if you have three forces which are F1, F2 and F3 and they all three are concurrent forces. Concurrent forces का मतलब क्या है? जो तीनों हैं वो एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। So let's say this is the point, this is F1, this is F3, this is F2. See, all the three forces are acting at the same पॉइंट। अगर ऐसे फोर्सेस हो या फिर कॉन्करेंट फोर्सेस हो और F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0 हो, मतलब एट इक्विलिब्रियम में हो, तब हम कह सकते हैं कि F1 बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 बाई साइन बीटा इज इक्वल टू F3 बाई साइन गामा। अब ये अल्फा बीटा गामा क्या है भैया? ये अल्फा बीटा गामा है, अल्फा इज द एंगल बिटवीन F1 एंड F2, beta is the angle between F2 and F3, and gamma is the angle between F1 and F3. If you have concurrent forces and their vector sum is 0 at equilibrium and they make an angle between each other as alpha, beta and gamma, then you can write this relationship, which is F1 by sin alpha is equal to F2 by sin beta is equal to F3 by sin gamma. This relationship or Lamis theorem helps us solve a lot of problem in electrostatics, specifically with the application of forces. Thank you for being with us. आज के वीडियो में बस इतना ही। Till next time, take care and keep on studying. और हम सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।